साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। विश्व का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 38 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे 39वां अध्याय वायुदाब। नोट्स में दिया है, वायु का अपना भार होता है तथा किसी क्षेत्र के ऊपर विस्तृत वायु स्तंभ धरातल पर लंबवत दबाव डालता है, जिसे वायुदाब या एयर प्रेशर कहते हैं। इसे बैरोमीटर में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के रूप में मापते हैं। इसको समझने के लिए आप ये समझो, जैसे पृथ्वी पर हम खड़े हैं, हमारे चारों ओर वायु है, ये वायु हमारे सर के ऊपर भी तो है। तो अगर हम एक स्तंभ जैसा अनुमान लगाएं अपने सर के ऊपर अंतरिक्ष तक, तो उस स्तंभ में कितनी वायु आ जाएगी? तो जितनी वायु ऊपर होगी वो हमारे सर के ऊपर दाब डाल रही है, नहीं डाल रही है? वही वायु दाब हुआ। बैरोमीटर में पारे के तल में अचानक गिरावट तूफान आने का सूचक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरोमीटर में अचानक गिरावट तूफान आने का संकेत। बैरोमीटर के पठन में पहले गिरना, उसके बाद पुनः धीरे धीरे बढ़ना वर्षा की स्थिति को दिखाता है। बैरोमीटर में पारे के तल का लगातार बढ़ना प्रति चक्रवाती स्थिति, यानी मौसम साफ रहेगा, यह संकेत करता है। वायु दाब के वितरण को समदाब रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये कौन सा वाला? क्षैतिज वितरण। क्षैतिज मतलब इस तरह का, ये हुआ क्षैतिज। और ये समदाब रेखा, जिनको आइसोबार कहते हैं, उनके द्वारा दर्शाया जाता है। समदाब रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो औसत सागर तल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती है। समदाब रेखाओं की परस्पर दूरियां वायुमंडल में अंतर की दिशा और उसकी दर को दर्शाती हैं, जिसे दाब प्रवणता कहते हैं। दाब प्रवणता। अब वायुदाब का क्षैतिज वितरण। औसत सागर तल पर वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समदाब रेखाओं अर्थात आइसोबार्स के माध्यम से किया जाता है। यदि समस्त पृथ्वी को देखा जाए तो उच्च दाब तथा निम्न दाब कुछ निश्चित प्रणाली के अंतर्गत सुस्पष्ट वितरण है। यदि पृथ्वी को समरूप मान लिया जाए, समरूप मतलब समान रूप में मान लिया जाए, उबड़ खाबड़ ना माना जाए, तो निश्चित रूप से वायुदाब का वितरण क्रमबद्ध मेखलाओं के रूप में पाया जाता है। परंतु स्थल तथा जल के असमान वितरण के कारण मेखलाओं की क्रमबद्धता में व्यवधान पड़ जाता है। धरातल पर वायुदाब का भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक कोई निश्चित वितरण नहीं होता है। वायुदाब की पेटियों की उत्पत्ति में केवल तापमान जिम्मेदार नहीं होता, वरन गतिक कारण अर्थात डायनामिक फैक्टर्स भी महत्वपूर्ण होते हैं। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर वायुदाब की पेटियों को दो वृत्त समूहों में विभाजित किया जाता है। तापजन्य वायुदाब पेटी, इसके अंतर्गत भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब तथा ध्रुवीय उच्च वायुदाब को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है गतिजन्य वायुदाब पेटी, इसके अंतर्गत उपोष्ण उच्च वायुदाब तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब को सम्मिलित किया जाता है। अब इन चीजों को यहाँ देखो मैप में दिखाया गया है। इस चित्र को ध्यान से समझिए। 0 डिग्री है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, यानी ये जितना एरिया इन्होंने ये बना रखा है, यह एरिया हुआ उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। इसके बाद 35 से 23.5 के बीच में उपोष्ण उच्च वायुदाब, ऊपर भी और नीचे भी। अब ये हल्का सा ये देखो कुछ चेंज कर रखा है, क्यों? दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतर जल है, इसलिए ये 30-35 के बीच में है। उत्तरी गोलार्ध में जल कम स्थल ज्यादा, इसलिए 35 स्पष्ट है। उसके बाद उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, ऊपर नीचे दोनों तरफ। ध्रुवीय उच्च वायुदाब, ऊपर नीचे दोनों तरफ। और अश्व अक्षांश, ये देखो अश्व अक्षांश, ध्यान है। और इसी एरिया में होता है गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60। ये नाम सुने? इस एरिया में ही तो आएगा 40, 50, 60 दक्षिण गोलार्ध में। अब यहां समझो,
ये हमारा निम्न वायुदाब क्षेत्र है, अर्थात यहाँ की वायु हल्की होकर ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी, मैंने कहा यहाँ से वायु ऊपर उठी। अब ऊपर उठेगी तो ये इधर उधर को फैलेगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। अब ये फैलने के बाद कहीं तो गिरेगी, तो ये यहाँ से उठती है ऊपर और यहाँ गिरती है, इधर इस एरिया में आके गिरती है। तो जहां ये गिरेगी वहां वायुदाब उच्च होगा, तो देखो उच्च वायुदाब क्षेत्र बन गया दोनों तरफ। अब यहां जो वायु गिरी ये कुछ ऊपर को जाएगी और कुछ नीचे को आएगी। ऐसे यहां जो गिरी ऊपर को जाएगी और ये नीचे को आएगी। अब इसका डायरेक्शन सीधा नहीं होगा, क्यों? पृथ्वी मूव कर रही है, कई सारे लॉ लगते हैं इसके, और उन नियमों के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ती है ये? एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसका डायरेक्शन यहाँ सीधा नीचे ना होके इस तरह से आएगा, इस तरह से हवा मूव करेगी। दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज, यानी ये इस तरह से मूव करेगी, इधर से जो हवा आ रही है। तो ये कौन सा एरिया बन गया? ये पश्चिम है, इधर पूरब है, तो ये पछुआ बन गया, ये भी पछुआ बन गया। अब जो ऊपर जा रही थी ये भी भाई थोड़ा सा अपनी जगह से मूव करेगी, तो ये इधर को मूव करेगी, ये इधर मूव करेगी, इधर वाली इधर मूव करेंगी। अब यहां तो हवा गिर गई, इधर गई, इधर आई, जो इधर आई इधर इकट्ठी हुई, यहाँ यहाँ से पुनः ऊपर उठ गई, यानी ये पूरा एक चक्र बन गया, एक चक्र यहाँ और एक चक्र यहाँ। इसको कौन सा नाम दिया? हेडली। अलग से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ऊपर गई हवा, ये भी तो यहाँ अब हल्की हो जाएगी आते आते, इतनी यहाँ से गिर के यहाँ चल के गई, इतने में जो मूव कर रही है तो ये गर्म हो रही है, हल्की हो रही है, तो ये ऊपर उठेगी, निम्न वायुदाब क्षेत्र बन गया। अब ये ऊपर उठी, मैंने कहा ये ऊपर उठ गई, ये कहीं ना कहीं गिरेगी, तो कुछ हवा तो लौट के इसी चक्र में आ जाएगी, यहाँ पर गिर जाएगी इस एरिया में, और कुछ यहाँ से ध्रुवों की तरफ चली जाएगी। ऐसे ही दक्षिण में भाई ये उच्च वायुदाब से हवा नीचे को आई, निम्न वायुदाब से ऊपर को उठी, ऊपर उठने के बाद कुछ फिर से उच्च वायुदाब की तरफ चलेगी, कुछ ध्रुवों की तरफ चलेगी। अब यहां देखो, जो हवा ध्रुवों पे गिरी वो ध्रुवों पे गिरने के बाद यहां से मूव कर जाएगी, और यहां उत्तर में ध्रुवों पे गिरी वो नीचे को आएगी, तो वो भी बिल्कुल इधर लेट जाएगी, पश्चिम से पूरब को चलेंगी ये हवाएं, ध्रुवों से अंदर को जो आ रही है। तो एक चक्र यहां भी बन जाएगा, एक सेल यहां बन जाएगा। ये कितने सेल बन गए देखो। इस तरह से इसमें 3 सेल नीचे बनते हैं, 3 सेल ऊपर बनते हैं। भूमध्य रेखा पर जो सेल है उनका नाम मैंने बता दिया हेडली, बाकी के दोनों सेल का नाम आप बताओ। आगे इन्होंने यही डिटेल दिया है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, इस पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक मिलता है, परंतु सूर्य के ऋतुवत उत्तरायण तथा दक्षिणायन होने के कारण इस पेटी में खिसकाव व स्थानांतरण होता रहता है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण अत्यधिक तापमान के कारण हवाएं गर्म होकर फैलती हैं तथा ऊपर उठती हैं। इस कारण सदैव निम्न दाब बना रहता है। इस क्षेत्र में धरातल पर हवाओं में गति कम होने के कारण शांत वातावरण रहता है, इसी कारण इस पेटी को डोलड्रम कहा जाता है। अब इन्होंने शांत कहा, लेकिन हवाएं यहां से ऊपर उठती हैं, संवहनीय धाराएं चलती हैं यहाँ। डोलड्रम की पेटी में पश्चिम से पूरब विषुवतीय पछुआ हवाएं चलती हैं। नेक्स्ट पेटी है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। इस पेटी का विस्तार 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। भूमध्य रेखा से उठी वायु तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की वायु इन अक्षांशों में नीचे उतरकर बैठती है। वही जो मैंने अभी सेल बनाए थे वही सेल का जिक्र कर रहे हैं, सेल नहीं बोला इन्होंने, लेकिन वो सिस्टम बताया है, जिससे इनका आयतन कम होने के कारण वायुदाब अधिक हो जाता है। इस प्रकार यह उच्च वायुदाब गतिजन्य होता है। इस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। इस शांत तथा अनिश्चित पवन वाले भाग में आने पर प्राचीन काल में घोड़े से लदे जलयानों के संचालन में पर्याप्त कठिनाई होती थी।
परिणाम स्वरूप व्यापारी जलयान को हल्का करने के लिए कुछ अश्वों को सागर में फेंक देते थे। इस कारण इसे अक्षांश कहा जाने लगा। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इस पेटी में वर्ष भर तापमान कम होने के बावजूद यहाँ निम्न वायुदाब मिलता है। वस्तुतः पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन अक्षांशों में वायु फैलकर स्थानांतरित हो जाती है, जिस कारण गतिजन्य निम्न वायुदाब का आविर्भाव होता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवों पर तथा समीपी क्षेत्रों में अत्यधिक निम्न तापमान के कारण यहाँ वायुमंडल में ठंडी एवं भारी हवाएं धरातल पर उतरती हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ उच्च वायुदाब का आविर्भाव होता है। आगे प्रश्न है। पहला प्रश्न है कथन कारण। कथन है दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च वायुदाब की बजाय निम्न वायुदाब पट्टिका होती है। बिल्कुल सही होती है। निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं। महासागरों पर स्थायी होते हैं, सही बात। ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, व्याख्या कुछ और है इसकी। बी ऑप्शन सही है। डिटेल देख लेते हैं। दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है, जहां वर्ष भर तापक्रम कम होने के बावजूद निम्न वायुदाब मिलता है। यद्यपि इस पेटी का तापक्रम से कोई संबंध नहीं है, अतः कथन ए सही है। प्रयुक्त अक्षांशों के संदर्भ में महासागरों एवं भूमि पर निर्मित निम्न वायुदाब केंद्रों का अध्ययन करें तो ये ज्ञात होता है कि महासागरों पर निर्मित निम्न दाब क्षेत्र स्थायी होते हैं, जल पर स्थायी होते हैं, अतः कारण भी सही है, लेकिन यहाँ कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। प्रश्न 2। निम्न अक्षांशों उत्तरी तथा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश के संबद्ध करेंगे? हॉर्स मतलब अश्व अक्षांश। कहाँ थे? 30-35 थे? 35 नहीं है, 30 दिया है ऑप्शन है। दोनों गोलार्धों में 30-35 अक्षांशों के मध्य उपोष्ण उच्च वायुदाब पाया जाता है। भूमध्य रेखा से उठी वायु तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की वायु इन अक्षांशों में नीचे उतरकर बैठती है, जिससे इनका आयतन कम होने के कारण वायुदाब अधिक हो जाता है। इस प्रकार ये उच्च वायुदाब गतिजन्य होता है। इस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। इससे शांत तथा अनिश्चित पवन वाले भाग में आने पर प्राचीन काल में घोड़े से लदे जलयानों के संचालन में पर्याप्त कठिनाई होती थी। परिणाम स्वरूप व्यापारी जलयान को हल्का करने के लिए कुछ अश्वों को सागर में फेंक देते थे। इस कारण इन्हें अश्व अक्षांश कहा जाने लगा। प्रश्न 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। नंबर 2, हॉर्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है। नहीं, हॉर्स अक्षांश उच्च दाब के हैं, तभी तो घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ता था। तो ओनली एक सही है। प्रश्न 4। वायु दाब सबसे कम होता है। वायु दाब सबसे कम शीत ऋतु में, बसंत में, शरद में, ग्रीष्म में। तो जब वायु हल्की होगी तब वायु दाब कम होगा। हल्की कब होगी? ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन डी। धरातल पर वायुमंडलीय वायुदाब और तापमान के बीच सामान्यतः परस्पर उल्टा संबंध होता है, अतः स्पष्ट है कि गर्मियों में तापमान सबसे अधिक होने के कारण वायुदाब सबसे कम होगा, परंतु ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट की तरह वायुदाब में भी गिरावट होती है। इस प्रकार हमारा यह अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।